नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा में चुनावी घमासान की। बता दें कि यहाँ की नूह सीट पर दिलचस्प लड़ाई है। नूह में कांग्रेस बीजेपी के बीच चुनावी मुकाबला है। वहीं फर्रुखाबाद में सिलाई मशीन कारीगर के पैर का अंगूठा गवा बैठने पर रिपोर्ट देखे हुए। उत्तराखंड में मानसून की आफत वाली बारिश के साथ ही अयोध्या की बदलती अर्थव्यवस्था की तो चोले छोड़ते हैं खबरों के विस्तार में। हरियाणा में मतदान की तारीख नजदीक आते ही नूह सीट पर दिलचस्प लड़ाई दिखाई दे रही है और यहां कांग्रेस बीजेपी के बीच चुनावी जंग है। मुस्लिम बाहुल्य नूह में बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेला है, जबकि कांग्रेस के आफ्ताब अहमद बीजेपी के संजय सिंह को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नूह सीट पर दिलचस्प लड़ाई, कांग्रेस बीजेपी के बीच चुनावी जंग। मुस्लिम बाहुल्य नूह में बीजेपी ने खोला हिंदू कार्ड। कांग्रेस के आफ्ताब अहमद और बीजेपी की संजय सिंह के बीच कांटे की टक्कर। कांग्रेस के गढ़ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने दिलचस्प बनाया मुकाबला। हरियाणा में बीजेपी केंद्र की भांति हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। हालांकि चुनाव में भाजपा को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है। बीजेपी ने यहां चुनाव में कुछ मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। वहीं मुस्लिम बाहुल्य इलाके नूह में बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेलते हुए नायाब सिंह सैनी सरकार में मंत्री संजय सिंह पर दांव लगाया है। अभी संजय सिंह नूह से सटे सोना विधानसभा सीट से विधायक हैं। संजय सिंह को हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है। ऐसे में बीजेपी ने गैर मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए बड़ा दांव चला है। वहीं नूह विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक आफ्ताब अहमद को प्रत्याशी बनाया है। आफ्ताब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। आफ्ताब पूर्व में रही कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं। वो विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। पिछले विधानसभा चुनाव में वो भाजपा उम्मीदवार जाकिर हुसैन को 4000 के करीब वोटों से हराया था। In history, you would see never such communal incidences have happened in this area. The people of this area have been living in very cordial atmosphere for centuries. Even the communal divide at the time of division of this country, they prefer to stay here rather than going to Pakistan, because they have deep roots in the beliefs, in the tradition, in the culture, and in the homogeneous society which they are living earlier and now also. बीजेपी ने जो वादे करके आई थी, सत्ता में आई थी, चाहे वो किसानों की बात थी, आय दुगनी करने की बात थी, चाहे बेरोजगारी दूर करने की बात थी, चाहे महंगाई कम करने की बात थी, चाहे विकास देने की बात थी। मैं समझता हूँ कि 10 साल में इस इलाके में और हरियाणा में ही विकास की बात तो दूर, जो विकास चल भी रहा था वो विकास को रोकने का काम किया। आज हरियाणा में और हमारे इलाके में एक भी परियोजना भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की ऐसी नहीं है जिसे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या उनका जो है कार्यकर्ता ये कह सके हमने ये काम किया। कांग्रेस ही जीतेगी, उन्होंने काम किए हैं। आप पिछला 10 साल का कांग्रेस का कार्यकाल देख लो और बीजेपी का देख लो। बीजेपी का कोई एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं बनाया मेवात में, कोई हेल्थ का सेंटर नहीं बनाया, कुछ काम ही नहीं किया इन्होंने। ना कोई लाइट की सुविधा है, ना ही कोई खेतों की सिंचाई का, ना पीने के पानी के लिए कोई एक काम नहीं किया। एक भी काम नहीं किया पूरे 10 साल में इन चीज़ों पे। मेन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, पीने का, बिजली का है, तो यही तो है, कोई काम ही नहीं किया। यहाँ तो कांग्रेस का ही रहा पहले से ही। मेवात की 4 सीटें चारों कांग्रेस की निकलेंगी इंशाल्लाह। ये हतीन से भी और नूह से भी, और फिरोजपुर झिरका है, मुन्हाना है, और सोना भी यहाँ से। मेवात तो कांग्रेस को वोट डालेगी। सोना मुद्दे विकास के मुद्दे हैं। बीजेपी ने करा क्या 10 साल? कोई काम नहीं करा यहाँ। वहीं नूह के इतिहास की बात करें तो यहाँ से अभी तक कोई भी हिंदू उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया है। यहाँ से कांग्रेस ने कई बार जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय लोक दल ने भी नूह में जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी यहाँ से जीत दर्ज करने के लिए कई प्रयोग किए हैं, लेकिन जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो पाई है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जाकिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया था। जाकिर ने अच्छा प्रदर्शन भी किया था, लेकिन जीत से दूर रहे। जाकिर वर्तमान में हरियाणा वक्फ बोर्ड में काम कर रहे हैं।
हरियाणा की नूंह जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी मुकाबला दिलचस्प होगा। बता दें कि नूंह हरियाणा का मुस्लिम बहुल्य जिला है। इसे देश के आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़े इलाकों में शामिल किया जाता है। पिछले साल इस जिले में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अब यहाँ हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। नूंह विधानसभा सीट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक आफ्ताब अहमद एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। उनका कहना है कि नूंह हमेशा से सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल रहा है। आफ्ताब अहमद के मुताबिक बीजेपी ने जिले में सांप्रदायिक दंगों को हवा दी थी। उन्होंने कहा कि नूंह जिले के मेवात इलाके में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। उधर नूंह से बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह का दावा है कि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों ही पार्टियों ने इलाकों की अनदेखी की है। जिले के लोग इस बार बीजेपी को वोट देंगे। वहीं इस सीट पर आम आदमी पार्टी भी दाव आजमा रही है। पार्टी ने यहां महिला उम्मीदवार राबिया किदवई को टिकट दिया है। उन्होंने जनता से 5 वादे किए हैं, जिसका वो हर रैली में प्रचार कर रही हैं। You go to the villages here, you will be surprised with the level of development or the level of lack of amenities that exist. So our 5 primary promises, which is 24 hours electricity, 300 units free, water is going to be free, good education and free education, good health facilities and free facilities, and 1,000 rupees to the unemployed and 1,000 rupees to women as a respect honor amount. Those are our 5 primary promises. दरअसल लोग कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर अटकलें लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस न सिर्फ नूंह बल्कि दूसरी सीटों पर भी जीत दर्ज करेगी। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वोट की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। कई बार गलत इलाज का खामियाजा बेवजह मरीज को भोगना पड़ता है। फर्रुखाबाद में सिलाई मशीन पर काम करने वाले युवक के साथ ऐसा ही हुआ। डॉक्टर की गलती के कारण वो अपने पैर का अंगूठा गवा बैठा। देखिए रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में सिलाई मशीन का काम करने वाला 24 साल का नौजवान करण एक डॉक्टर की गलती के कारण अपने पैर का अंगूठा गवा बैठा है। बता दें कि मोहल्ला नखास का रहने वाला करण बीते दिनों किसी काम से बाइक से जा रहा था। अचानक बाइक फिसल जाने से करण के पैर में चोट लग गई, जिसके बाद करण एक हॉस्पिटल गया। वहां डॉक्टर न मिलने के बाद वो साहबगंज स्थित द केयर एंड क्योर हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने पहुंचा। करण और उसके परिजन ने हॉस्पिटल स्टाफ से ड्रेसिंग कर टाके लगाने की बात कही, जिसके बाद करण को हॉस्पिटल का स्टाफ ओटी में ले गया। करण का कहना है कि ड्रेसिंग करने की बात कहकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया गया। वो कई घंटों तक बेहोश रहा। जब करण को होश आया तो उसकी नजर अपने पैरों की तरफ पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। करण के पैर का अंगूठा गायब था। ये देख करण घबरा गया। उसी हालत में ओटी से बाहर निकलकर भाग गया। मेरे साथ खाली ये घटना हुई, मेरा पैर में चोट एक्सीडेंट हो गया मेरा। हम सर जल्दी मेरे दोस्त वगैरह गए लेकर पहले हरिदत्त के, वहाँ हरिदत्त नहीं मिले। हम फिर धन के केयर वाले पास आ गए। केयर वाले पास आकर हम लोगों ने खाली ये पहुँचे कि मेरी ड्रेसिंग कर दो इस पैर की। ये सीधे जाकर मैं ऑपरेशन थिएटर में लेके चले गए। कौन डॉक्टर ले गए थे? इनकी नर्स वगैरह ले गई। डॉक्टर फिर बाद में आया था। वहाँ कहाँ रहता, क्या नाम उसका, वहाँ अमेठी में रहते हैं। पर अभी आ रहा है, अमेठी से आ रहा है बस आके हमें ऑपरेशन थिएटर में लिटाकर बस यही कहा। हमने उनसे ये भी कहा सर मेरा पैर देख लो, खाली मेरी ड्रेसिंग कर दो, बस मेरा अंगूठा ना जाए, पैसा जो भी लगेगा हम वो देंगे तुम्हें, जितना पैसा, बस अंगूठा ना काटना मेरा। फिर भी सर उन्होंने मेरा अंगूठा काट ही दिया अंगूठा। फिर वहाँ लिटाकर मेरे सुई वगैरह लगाई। बस मेरे आंखों में पट्टी बूंद कर एक मैडम थी, वो मेरे पास में खड़ी थी, वो हमें कुछ देखने नहीं दे रही थी, कुछ भी नहीं देखने दे रही। बस हमें ऐसी बातों में उलगाते दोनों हाथ पकड़ लिए मेरे, बस इतने मेरा अंगूठा काट दिया। हम अपने आप बाहर निकल के आए। कितने घंटे बाद होश आया था आपको? 3-4 घंटे के बाद अपने आप आया। तो क्या देखा जब उठे आपने, क्या देखा था उस समय? मैंने उस समय ये देखा मेरे पैर में पूरी पट्टी बंधी हुई थी, अंगूठा कट चुका था उसमें। तो बाहर निकल के क्या करा आपने फिर? बाहर निकल के अपनी फैमिली वालों के पास आए, वहाँ बैठ गया कर बस। कौन डॉक्टर थे जिन्होंने ये ऑपरेशन कराया?
क्या नाम है उनका? डॉक्टर सानू। डॉक्टर शानू। तो उनसे बात करी आपने, पूछा इसके बारे में, क्या बताया उन्होंने? उनसे तो हमने तो बात नहीं की, हमने बस अंदर ही की थी उनसे डॉक्टर साहब से कि मेरा पैर अंगूठा देख लेना, अंगूठा ना कटे, पैसा जितना भी लगेगा हम लगा देंगे, बस मेरा अंगूठा ना कटे। फिर ये भी कहते रहे कि ठीक कोई नहीं, अंगूठा नहीं काटेंगे तुम्हारा, खाली ड्रेसिंग कर रहे हैं। ड्रेसिंग करते करते 3 घंटे हो गए, ड्रेसिंग ही हो रही थी बस ड्रेसिंग। फिर बाद में हमने उठ के देखा मेरा अंगूठा नहीं था उसमें। बेटे का क्या नाम है? करण। क्या हो गया, क्या घटना हो गई आप हमें? कोई गाड़ी रपट गई थोड़ी सी, तो लड़के के मेरी चोट लग गई, वो अस्पताल में भर्ती करा। तो उन्होंने मेरे लड़का का, हमने कही मेरे लड़का को खाली पट्टी कर दो और छुट्टी कर दो, हम दूसरे अस्पताल में दिखाई लिए जाके, यहाँ पट्टी हुई रही। जब मेरा लड़का निकल आया, उसका अंगूठा काट लिया। जब हमें अंदर बुलाया मेरे भांजे को, हमें तो थाली में अंगूठा धर के दिखाया कि आपके लड़के का अंगूठा कट गया, और अंगूठा बिल्कुल सारा सही, पूरा जो सब नाखून दे तो मारो ऐसो ये तो पूरा ऐसो ही तो। हम देख के वहीं गिर गए, हमने कि हमें दुआरे भगाओ, निकालो जल्दी। हम उन्हें कुंडी खोल के हम इतनी जोर भजे, इन लोगों ने इतनी गिरे, हमारे लड़का को अंगूठा काट लिया। हमने कि हमारा लड़का विकलांग कर दिया इन्होंने। कौन डॉक्टर थे? सानू। तो आपने उनसे बोला नहीं आपने? हम तो व्यवसायी हुई गए, यही लोग सब कहने लगे कि तुमने गलत करो, तुमने दूसरे का, उसका बाप नहीं, तुमने लड़का छीन लिया, अंगूठा विकलांग कर दिया, कमाने वाला भी तुमने विकलांग कर दिया। कि चलो गलती हो गई हमसे। आप लोगों को उससे पहले कुछ ऐसा बताया था कि हम इस तरीके का ऑपरेशन करेंगे या ऑपरेशन नहीं जा गई थी, अंगूठे में चोट है, पट्टी कर दे रहे, और ठीक है हमने ठीक है पट्टी कर दो, हम दूसरी जगह दिखाएंगे जाके। वहीं करण के परिजनों ने जब डॉक्टर से इस बारे में पूछा तो कोई उत्तर नहीं दिया। करण के परिजनों ने उसकी जानकारी बबलू को दी। आपको बता दें कि करण बबलू के यहाँ ही सिलाई का काम करता है। जब बबलू ने हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर शानू से अंगूठा काटे जाने का कारण पूछा तो डॉक्टर ने टालमटोल किया और सही उत्तर नहीं दिया। करण के परिजनों का कहना है कि जब डॉक्टर से बार बार अंगूठा काटे जाने का कारण पूछा तो वो बोला गलती से ऐसा हो गया। इसमें हम जांच कराएंगे और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अस्पताल खराब था। जानकारी मिली कि अस्पताल का जो री रजिस्ट्रेशन भी, हाँ, इसका भी दिखवा लेंगे। अगर पंजीकरण नहीं तो तहसील करके एफआईआर कर देंगे इसकी। आपको बता दें करण एक गरीब परिवार से है। घर में उसकी एक बहन एक भाई है। करण घर में सबसे बड़ा और अकेला कमाने वाला है। करण के पिता नहीं है और माँ खाना बनाकर अपने परिवार का गुजारा करती है। वहीं करण ने पुलिस को तहरीर देकर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। फर्रुखाबाद से के न्यूज के लिए संवाददाता पंकज प्रकाश की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की बारिश एक बार फिर आफत की बारिश बन गई है। दरअसल 25 सितंबर से मौसम में आए परिवर्तन के बाद उत्तराखंड में भारी बारिश देखने को मिली है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश भर की 70 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास हो रहे हैं। इस बीच चारधाम यात्रा मार्ग भी बाधित है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में मानसून की बारिश आफत बनती जा रही है। दरअसल भारी बारिश से प्रदेश में 70 से ज्यादा मार्ग बाधित चल रहे हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भारी बारिश की वजह से चारधाम यात्रा मार्ग भी प्रभावित हुए हैं। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा अवरुद्ध हो गया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। इस बीच प्रदेश के कई पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले कई सालों से सड़क निर्माण न होने से परेशान लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है। वहीं लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि जेसीबी की मदद से बाधित सड़कों को खोला जा रहा है। 4-5 किलोमीटर दूर आके स्कूल में जाना पड़ता है। कभी हम देर हो जाते हैं, कभी बारिश के कारण हमें भालू, सांप, ऐसे जानवरों का डर भी रहता है। और हमें राशन खाने के लिए सामान बोझ ऐसे लेके जाना पड़ता है कंधों पे। और सड़क ना होने के कारण हमारे कोई लोग जैसे बीमार होते हैं तो देर में पहुंचने के कारण कहीं की मृत्यु हो जाती है। कभी साहब फौज में 24 साल नौकरी के, और मैं 24 साल नौकरी करने के बाद हमने यहाँ पर रोड की मांग भी की। सरकार ने हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमारे यहाँ पर और भी भैया हैं जो एक्स आर्मी वाले हैं, यहाँ पर प्रजन्य हैं, पर लेकिन हमारे यहाँ आर्मी वाले काफ़ी आदमी हैं, पर लेकिन सरकार हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको उनको ऊपर नीचे लाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारे रोड की जल्दी से जल्दी
कार्रवाई करें। और उसको खोल दिया गया है और हमारे मार्गों में काफ़ी जेसीबी लगी हुई है जगह जगह। जहाँ भी एवलांच आएगा जेसीबी उसको रास्ता मार्ग को खोलेंगी और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है हमारा। वहीं एक ओर जहां भारी बारिश ने सरकार की टेंशन को बढ़ा रखा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट सिटी के कार्यों की जांच की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों ने दून की स्थिति को पहले से बेकार कर दिया है। वहीं विपक्ष के इन आरोपों के बीच मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि विपक्ष मुख्यमंत्री के इन निर्देशों को हवाई बता रहा है। जिलाधिकारी को हमने आज ज्ञापन सौंपा है। सबसे पहली तो हमारी ये मांग है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो 5 साल पहले शुरू हुआ था और देहरादून की जनता ने 5 साल इंतजार किया कि स्मार्ट सिटी बनने वाला है, स्मार्ट सिटी बनने वाला है, सड़कें स्मार्ट बनेंगी, ट्रैफिक स्मार्ट होगा, स्कूल स्मार्ट बनेंगे, अस्पताल स्मार्ट बनेंगे, कॉलेज स्मार्ट बनेंगे, देहरादून में सफाई की व्यवस्था स्मार्ट हो जाएगी, देहरादून में सब कुछ इतना स्मार्ट होगा कि लोग कहेंगे कि भाई स्मार्ट सिटी के स्मार्ट लोग आ रहे हैं। लेकिन 5 साल बाद जब जिलाधिकारी जो सीईओ थी इसकी, उन्होंने पूरा होने की घोषणा करी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा हो गया, अब इसमें आगे कोई काम नहीं होगा, तो जब पूरे शहर के लोगों ने सुना तो दंग रह गए, क्योंकि स्मार्ट की जगह जिस हाल में देहरादून पहले था उससे भी ज्यादा बदतर स्थितियां बन गई। पूरा देहरादून इस बारिश में जल भराव से त्रस्त रहा। पूरे देहरादून की सड़कें, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है। मेरा अभियान चल रहा है, उसके बारे में भी मैंने लिखा है। पूरे देहरादून के अंदर सफाई व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है। पूरे देहरादून के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था का यह हाल है कि पूरा शहर जाम से हलकान है। ट्रैफिक लाइट 60% चलती नहीं है। अस्पताल का हाल यह कि नवजात बच्चे का शव दून अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर शौचालय में मिल रहा है। विपक्ष के पास जनता ने काम करने के लिए कुछ ऐसा मोमेंटम नहीं दिया और इसीलिए वो अपने जनाधार और अपने आप को स्थापित करने के लिए इस तरह के जो है झूठे बयान दे करके प्रदेश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। अगर स्मार्ट सिटी के अंदर काम न हुआ होता तो जो जाम लगा रहता था राजपुर रोड पे, चक्रोता रोड पे, बिंदाल पे, आज जाम आपको कहीं नजर आता है तो ये स्मार्ट सिटी का ही नतीजा है। अगर अच्छे काम हुए तभी ये इस तरीके के, लेकिन बौखलाहट है कांग्रेस के अंदर, उसको कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो विपक्ष अपनी भूमिका निभाने का काम कर रहा है, पर मुझे लगता है कि झूठ का जो सहारा लेकर के वो अपनी राजनीति को रूप देने का काम कर रहे हैं, स्वार्थ की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। तो उनको शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि साथ कांग्रेस को सरकार के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के काम करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। उत्तराखंड क्रांति दल भी इस बात को मुखरता से उठा रहा है कि भी गड्ढे है, मौसम काफ़ी कुछ सही हो गया है और अभी तक गड्ढे नहीं भरे जा रहे। मैं शहर के बीचों बीच हर जगह जो सड़कें हैं उनमें गड्ढे पड़े हुए हैं और बड़े बड़े गड्ढे, छोटे भी नहीं है, और इसमें कभी भी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा लेकिन 3 दिन के अंदर कुछ नहीं हुआ और अब वो डेट और बढ़ा दी और उसके बाद फिर और डेट बढ़ा दी। भाई सभी जो विभाग हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी है, नगर निगम है, एमडीडी है, तमाम जो भी जो एजेंसीज हैं काम करने की, उनको तत्काल प्रभाव से लगाया जाना चाहिए और एक गड्ढा जो मुक्त वो सड़कें होनी वो हो जानी चाहिए, क्योंकि जनता परेशान है इससे। पानी कहाँ पड़ जाएगा कोई भरोसा नहीं है, कहाँ गड्ढे में इतना पानी हो जा रहा है कि आदमी गिर जा रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से, शासन प्रशासन से निवेदन है आपके माध्यम से कि भाई इन गड्ढों को तत्काल। कुल मिलाकर भारी बारिश के बीच राज्य में आपदा के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनाव में मस्त है और प्रदेश की जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना स्मार्ट सिटी देहरादून के कार्यों पर भी सवाल उठाते हुए जांच की मांग की। साथ ही करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद मौजूदा परिस्थिति को कांग्रेस ने पहले से ज्यादा खराब बताकर सरकार के स्मार्ट शहर के दावों को हवाई बताया। अब देखना होगा कि राज्य में सड़क के मुद्दे पर गरमाई सियासत कब शांत होती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अयोध्या की अर्थव्यवस्था बदल रही है। दरअसल राम मंदिर निर्माण के बाद अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है। नया बाजार बसने से दुकानदारी बढ़ी है, तो वहीं जीडीपी में 2% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या की बदल रही अर्थव्यवस्था। राम मंदिर निर्माण के बाद अर्थव्यवस्था का लगातार हो रहा विस्तार। बसा नया बाजार, जीडीपी में 2% की वृद्धि।
राम मंदिर में 1000 लोगों को रोजगार मिला। होटल होम स्टे के कारोबार को लगे पंख। मंदिर के बाहर भी लोग छोटे छोटे कारोबार से कर रहे अच्छी कमाई। वेतन के साथ पीएफ और ग्रेजुटी की भी सुविधा। राम मंदिर निर्माण से न सिर्फ अयोध्या का भूगोल बदला है बल्कि अर्थतंत्र भी बदला है। सिर्फ मेलों पर निर्भर रहने वाली अयोध्या की अर्थव्यवस्था को पंख लग गए हैं। राम मंदिर सिर्फ आस्था ही नहीं, अयोध्या की अर्थव्यवस्था भी है। आपको बता दें कि राम मंदिर में 1000 लोगों को रोजगार मिला है। मंदिर के बाहर भी लोग छोटे छोटे रोजगार से अच्छी कमाई कर रहे हैं। लोगों को रोजगार मिलने से अयोध्या की जीडीपी में 2% की वृद्धि हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर 1000 लोगों को रोजगार दिया गया है। इनको वेतन के साथ पीएफ और ग्रेजुटी की भी सुविधा प्राप्त है। मंदिर निर्माण से जहां होटल होम स्टे के कारोबार को पंख लगे हैं, वहीं छोटे छोटे धंधे भी फल फूल रहे हैं। रामलला की फोटो, लॉकेट, पेन, पानी की बोतल, माथे पर चंदन लगाकर लोग रोजाना 500 से लेकर 1000 रुपए तक कमा रहे हैं। छोटे दुकानदारों की आय में इजाफा। आपको बता दें कि पूजा सामग्री, फूल और हनुमान गढ़ी के प्रसाद विक्रेताओं की आय 4 गुना तक बढ़ी है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि उनकी आय पहले से 400 से 500 रुपए थी, अब ये बढ़कर रोजाना 2500 तक हो गई है। वही चंदन टीका लगाने वाले लोगों का कहना है कि रोजाना 500 रुपए तक कमा लेते हैं। दरअसल राम नगरी बड़े ब्रांड्स के केंद्र के तौर पर भी स्थापित हो रही है। यहाँ पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, करी लीक, पेंटालून जैसे बड़ी ब्रांड के आउटलेट खुले हुए हैं। कुछ आउटलेट राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद तो कुछ मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद खुले हैं। राम मंदिर के गेट के ठीक सामने साउथ की उडुपी ने भी अपने रेस्टोरेंट खोल दिए हैं। स्मार्ट बाजार, रिलायंस ट्रेंड्स, काब इटली के अकाउंटलेट भी खुल गए हैं। वही दंत धावन कुंड मार्ग पर नया बाजार बस गया है। पूरे मार्ग पर छोटे छोटे दुकानें सजी हैं। किसी ने प्रसाद सामग्री सजा रखी है तो किसी ने फोटो की दुकान। कोई रामनामी गमछा बेच रहा है तो किसी ने जलपान व भोजनालय खोल रखा है। इसी प्रकार अब अयोध्या की अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ोतरी की संभावना है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।